मेरे हकीकी वालिद की वफ़ात के बाद नाना ने मेरी माँ का उक्मसानी जिस शख्स से किया वो एक लालची और बेज़मीर शख्स था। नाना जान की ज़िंदगी तक इसका सलूक हम सब से ठीक रहा, लेकिन उनके मरते ही इस आदमी ने, जिसका नाम मुजीब खान था, अपनी फितरत दिखानी शुरू कर दी। मुजीब अब्बा की अपनी कोई औलाद न थी, लिहाजा इसे मेरी माँ के पहले शौहर के बच्चों को पालना पड़ा। मेरे हकीकी वालिद ज़ाती मकान और कुछ अराज़ी छोड़ गए थे। हमारा खर्चा इस जायदाद से निकल आता था, फिर भी मुजीब अतबा को हम खार की मानिंद खटकते थे। हम 3 बहन भाई थे। जब हकीकी वालिद की वफ़ात हुई, मैं 2 बरस की और दोनों भाई मुझसे कुछ बड़े थे। मेरे हकीकी वालिद की ज़री अराज़ी की पैदावार पर अतबिक्का गुजारा था, तभी वो कोई काम जिम करना करते थे। कुछ दिन उधर तो कब्याधर हल्का फुल्का काम ढूंढ लेते और थोड़े अरसे बाद काम छोड़कर घर बैठ जाते थे। उनके दोस्त भी अच्छी सोबत के न थे। अब्बा को भी उन्होंने चर्स की लत लगा दी थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। मेरी माँ एक शरीफ औरत थी, हर हाल में माँ को शहर से गुजारा करना ही था। मेरे भाइयों को माँ ने स्कूल में दाखिल करा दिया कि बड़े होकर उन्होंने ही घर का बोझ अलिफाटेना था, लेकिन अब्बा ने मुझे स्कूल न जाने दिया। माँ से कहते कि लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, इसको घरदारी और सलीका सिखाओ। यही औरत की कामयाबी जिंदगी की जमानत है कि वो सलीका शियार और फरमाबरदार हो। भाई छोटे थे, मेरी हिमायत में नहीं बोल सकते थे। यूं मैं स्कूल जाने से रह गई। जिन दिनों में 5 साल की थी, उन्होंने मेरे किस्मत का फैसला कर दिया। ईद में 2 दिन थे, वालिद साहब ने उम्मी से कहा, बख्त बीबी, मैं अपने दोस्त के पास किसी काम से जा रहा हूँ। कुलसूम के लिए ईद के कपड़े और चूड़ियाँ लिमेन यहीं, तो उसे तैयार कर दो। मैं इसके लिए शहर से रेडीमेड कपड़े, नई जूती और की चूड़ियाँ लेता रहेगा और बच्ची सेल भी कर लेगी। माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। सोचा कि ईद की शॉपिंग से मेरी बच्ची खुश हो जाएगी, सैर भी कर लेगी। उन्होंने मुझे नहला दिलाया और साफ सुथरे कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया। वालिद साहब मेरी उंगली पकड़कर घर का लेती थी। मैं जो बुत बीबी की बेटी, उसे चल दिए। मैं जो बख्त बीबी की बेटी, बेबख्त होने को बाप के साथ आंखों में सिर सपाटे का ख्वाब सजाकर घर शहर जाने की बजाय अब्बा एक बैलगाड़ी में बैठकर अगले गांव आ गए। ये बैलगाड़ी हरे चुनों के बोनटों से भरी हुई थी और गांव जा रही थी। तमाम रास्ता में हरे चने खाई गई। मुसाफरत का भी पता ना चला और हम गांव आ गए। अतबा ने दोस्त से मिलने का तो बहाना किया था, असल में वो मेरे बदले अपनी शादी तय कर आया था। इसको नौउम्र लड़की से शादी का शौक था, जबकि इससे 5 बरस बड़ी और 3 बच्चों की माँ थी। हुआ ये था कि उन्हीं दिनों अतबा ने एक शख्स की लड़की को देखा, वो इसके दिल को भा गई। ये वालिद का पुराना वाकिफकार था। मेरे बाप ने इससे कहा कि तू मुझे अपनी लड़की का रिश्ता दे दे, बदले हैं तेरे बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता दे दूंगा। चुनांचे मुझे मेरा बाप इसके गांव ले गया। वहां उसने अपना निकाह इस शख्स की बेटी से पढ़वाया और मेरे निकाह अपने नए साले से करा दिया। सबके सामने ये फैसला किया गया कि मेरी रुखसती बालिग होने पर कर दी जाएगी। मेरे वालिद ने जिस लड़की से निकाह किया, उसकी रुखसती भी चंद माह बाद होना करार पाई थी। इस वक्त में इतनी कमसुन थी कि मुझे इल्म न था कि मेरी किस्मत का फैसला कर दिया गया है, बल्कि मैं तो वहां मौजूद लोगों की गोद में बैठ रही थी। घर वापस आने से पहले महल्ले वालों में से किसी ने यह खबर मेरी माँ को दे दी। उनको यकीन न आया, मगर जब वालिद ने घर पहुंचकर इस खबर की तस्दीक कर दी तो वो हक्का बकारा गई। वो तो अना पर एतमाद करती थी और समझती थी कि मेरा खावंद हमेशा मेरा रहेगा। वो तो किसी और का हो चुका था। इसकी प्यारी बेटी के बदले में उसको सौकन मिल रही थी। इस बदनसीबी पर मेरी माँ बहुत रोई। बेटी वालिद से पूछा कि मेरा कसूर तो बताओ। अगर मेरी सौतन लानी थी तो मेरी ही बेटे के बदले में क्यों लाए हो? ये बातें मेरी समझदार होने पर मेरी वालिदा ने मुझे बताएं। जब मैं घर पहुंची तो खुशी से माँ की गोद में चली गई। जिस हस्ती ने चंद घंटों पहले मुझे खुशी खुशी तैयार किया था, वो अब मुझे लिपटा कर रो रही थी। दिन रात कार ओना अब मेरी मियाँ का मुकद्दर बन गया था। 6 माह गुजरने के बाद मेरा बाप अपनी मनकूहा को रुखसत करवा कर ले आया। वो दिल की बारी नहीं थी, लड़की सी थी। वो खुद इस शादी से खुश न थी, बदले की रस्म की भीन चढ़ गई थी। इसने अपने गम की पनाह मेरी माँ की हस्ती में तलाश की। हाथ जोड़कर उम्मी को मन लिया कि मुझसे नाराज मत हो। मैं तो खुद मजबूर थी, मुझको तो जबरदस्ती इसके पले बांधा गया है।
2 साल तक वो मेरी माँ के साथ रही। बच्चे की पैदाइश पर वो नौज़ायदा समेत दन्नी से चल बसी। सौतन की मौत पर भी मेरी माँ ने बहुत आंसू बहाए, क्योंकि वो एक नेक दिल लड़की थी और मेरी माँ को बहुत सिक पहुंच जाती थी। सारे घर का काम करती, उम्मी के कपड़े धोती, इनके पीर तक दबाती थी। सच कहूं कि ऐसी निकदर लड़की मैंने कभी ना देखी थी। जब मैं समझदार हो गई तो सहेलियों के मुंह से अपने खावंद का नाम सुना और अपने अनदेखे जीवन साथी की प्रस्तिश करने लगी। मेरी सहेलियां मुझे इसके नाम से छेड़ में तो मैं आसमान की वसतों में पहुंच जाती। माँ ने मीर अलिफ जहेज बनाना शुरू कर दिया था। मैं 16 बरस की हो गई तो ससुराल वालों ने राख्ती का मुतालबा कर दिया। बाप ने टाल मटोल से काम लिया है। कई साल तक ससुराल वाले तकाजा करते रहे और अब्बा इनकार करते रहे। आखिर वो लोग तंग आ गए। कहा कि तुम अपनी बेटी को रुखसत क्यों नहीं करते, जबकि वो अब बड़ी हो गई है। मैं अपनी बेटी को रुखसत नहीं करूंगा, वो अभी छोटी है। जब मेरी मर्जी होगी तब रुखसती दूंगा। तुम लोगों को जल्दी है तो तलाक दे दो। वो बोले, तलाक की बात क्यों करते हो, जबकि रिश्ता बदले का था और हमने अपनी बेटी वादे के मुताबिक वक्त पर रुखसत करके तुम्हारे हवाले कर दी थी। अब वो मेरे पास तो नहीं है ना। इसकी उम्र इतनी ही थी, मौत हयात तो अल्लाह के हाथ में है। हमने तो जिंदा रुखसत करके दे दी थी। अब अगर इंतकाल कर गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बेटी की रुखसती ना दो। मगर अब्बा के दिल में फतूर अबका था। वो अपने वादे से मुनहरिफ हो गए। बोले कि मैंने तलाक लेनी है और मैं इसके लिए अदालत तक जाऊंगा। तुमसे जो हो सकता है कर लो। गांव के लोगों ने भी समझाया कि वो शरीफ लोग हैं। तुम बेटी का निकाह कर चुके हो, अपने वादे से मत फिरो। मगर वालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब मेरी लड़की 4-5 बरस की थी तब निकाह हुआ था, हालांकि इस उम्र में लड़की का निकाह नहीं होता। इसके बदले वाली जो मेरी घर वाली थी वो भी मर गई है। मेरे पास तो कुछ ना रहा। अब इसी वजह से मैं अदालत से खुल लूंगा। बहरहाल अब अदालत से मुझे तलाक दिलवाने में कामयाब हो गया। कुछ अरसा बाद अब्बा ने वही किया जो वो चाहता था। मेरे भाई अब्दुल के निकाह के बदले किसी और घराने में बदले का रस्म दाहरा दी गई और मेरी भाभी के भाई से मेरे इनकार कर दिया गया। भाई की दाल्हन रुखसत होकर घर आ गई, मगर इस दफ़ा भी मेरे वालिद ने मेरी रुखसती ना की बल्कि ससुराल वालों से 1 साल की मोहलत मांग ली। भाभी का भाई, जिससे मेरा खदसानी हो अलिफ था, किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार था। उसने मुझसे सिर्फ इसलिए निकाह किया था कि इसकी बहन की शादी वट्टे सिट्टे के बगैर नहीं हो सकती थी। अब्बा को जब इस आमिर का इल्म हुआ कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो इसको बड़ी खुशी हुई। इसने माँ से कहा, ये अच्छा हुआ, अब मैं इस लड़के से कहता हूँ कि हक महर की आधी रकम दे दो, हम तुमसे खुल ले लेते हैं। इस तरह तुम अपनी पसंद की शादी कर लेना और हम इस रकम से अपनी बेटी की किसी और जगह शादी कर देंगे। जब मेरे चचा ने ये सुना तो कहा, मुजीब शर्म करो, बेटी बकाओ चीज़ नहीं होती। तुम लड़के से क्या बात करने चले हो, इसके बुजुर्गों से बात करो जिनकी मर्जी से रिश्ता हुआ था। क्या दोबारा खुल के लिए बेटी को अदालत ले जाओगे? जो बात करनी है कचहरी में जाने की बजाय ज़बानी कलामी कर लो। आ बरादरी को हमरा ले लो। लेकिन अतबा के दिल में तो लालच ने घर कर लिया था। उन्होंने किसी की ना मानी और उन लोगों से जानबूझकर फड्डा करके तलाक का मुतालबा कर दिया। मेरी माँ रोने लगी कि अब मेरी बेटी को दोबारा तलाक मत दिलवाओ, बल्कि खुशी खुशी रुखसती दे दो। इस अब्बा ने जूता उठाकर मेरी माँ को मारा तो वो बेचारी सक कर चुप हो गई। अब्बा एक बार फिर मुझे अदालत ले गया। कचहरी और तहसील के चक्कर लगने लगे। मुझे बयान हुआ था कि अदालत में ये कहना है और ये कहना है, और मैं दावा करती कि खादी करे ये बातें मुझे मन व अन अदर्रा जाएं, वरना वो घर आकर मेरी खाल उधेड़ डालेंगे। साल भर कचहरी के चक्कर लगते रहे। जिससे निकाह हुआ था उसने अदालत में बयान दिया कि मैं किसी से इश्क नहीं करता। कुलसूम मेरी मनकूहा है, मैं इसके साथ जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा बाप डरा डरा कर वही बयान दिलवाता था जो वो चाहता था। बिलाखिर इस बार भी अब्बा मुझको खुल दिलवाने में कामयाब रहा। वो मेरे तीसरे निकाह की तैयारियां करने लगा तो माँ ने कहा, कुलसूम तो खुदाना से कह दे कि अब मैं निकाह नहीं करूंगी, बस बहुत हो गया। मैंने अब्बा से जुरत करके कह दिया। वो बोला, बस बेटी ये आखिरी दफ़ा है। तेरे दूसरे भाई का घर भी तो बसाना है, यहाँ वट्टे सिट्टे के बगैर लड़के की शादी नहीं हो सकती। तेरे बदले तेरे छोटे भाई का घर बस जाएगा।
मैं इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ वरना मुझे और की लानची है। अब्बा के तेवर देख मैं फूफी के घर चली गई और उनको तमाम अहवाल बताकर कहा कि उम्र भर कनवारी रह लूंगी मगर ये बार बार निकाह वाला खेल अब नहीं कर सकती। वो बेचारी सोच में पड़ गई कि क्या करे। 2 दिन भी न गुजरे थे, मेरा बाप फूफी के घर चंद लोगों के हमरा आ गया, साथ गांव का मौलवी भी था। ये सब मीर इनकाह पढ़ाने आए थे। किसी को मेरे रोने धोने की परवाह न थी। उन्होंने जबरदस्ती मेरे निकाह नामे पर अंगूठे लगवाए और चले गए। अब्बा ने फूफी को धमकाया कि निकाह हो गया है, मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर लूं तो आप ही मान जाएगी। कुछ दिन ठहर कर मैं उसकी रुखसती कर दूंगा। शादी की करनी निकाह के तीसरे रोज मेरी माँ फौत हो गई। मेरी सगी फूफी हमारे घर आए और चंद रोज मेरे साथ रहे। उन्होंने मेरे भाइयों से कहा कि तुम्हारा बाप बेगैरती पर उतर आया है, तुम्हारे घर आबाद हैं मगर इसका अपना घर खाली हो गया है। अब ये तीसरी शादी जरूर करेगा, लहज़तम कुलसूम बीबी को जल्द अज जल्द रुखसत करने की करो वरना ये फिर इसको तलाक दिलवा कर उसके जरिए अपनी शादी का सामान करेगा। ये बात 16 आने सही थी। 100 भाइयों ने मेरी निगरानी शुरू कर दी। उन्होंने भी मेरे तनसीख निकाह के मुकद्दमों की वजह से काफ़ी ख्वारी उठाई थी। बड़े भाई के ससुराल वाले अब तक नाराज थे। ये तो भाभी ने हिम्मत की और अपना घर ना टूटने दिया, वरना अब्बा तो इसकी भी तलाक करवाने पर तले हुए थे। दोनों भाइयों ने सलाह की कि अगर अब्बा इस बार भी कुलसूम बीबी की रुखसती पर जल्द राजी ना हुए तो हम उसको मकान के एक कमरे में बंद करके ताला लगा देंगे और अपनी बहन की रुखसती कर देंगे। मेरे ससुराल वाले जल्द रुखसत का मुतालबा कर रहे थे, उधर दोनों भाई भी अना पर दबाव डाल रहे थे। अब्बा हर बात के जवाब में कहता, तुम लोगों को इतनी क्या जल्दी पड़ी है, बेटी की शादी दाहोंधाम से करूंगा, अच्छा जहेज दूंगा, जरा तैयारी तो कर लेने दो, सोचने समझने का मौका तो दो। भाई बोले, अब्बा अब तुम क्या सोचोगे, कुलसूम के निकाह करने से पहले सोचना था। मगर अब्बा ने दिल में कुछ और ठानी हुई थी। उधर भाइयों ने अपने तौर पर मेरी रुखसती की तैयारियां शुरू कर दी और कहा कि देखते हैं अब हम कौन रोकता है। अब्बा की नीयत में फतूर था, इसने सोचा लड़के बड़े हो गए हैं, अब ये मेरी चलने नहीं देंगे। बस एक रोज इसने मेरी फूफी को तैयार किया, भाग भरी तो तैयार हो जाएं, तुम्हें और कुलसूम बीबी को शहर ले जा रहा हूं ताकि तुम मेरी बेटी के जहेज के जोड़े खरीदने में मदद कर सको। फूफी उनकी बातों में आ गई कि चलो अब भेजी किसी तौर अपने घर की होगी। भाइयों को उन पर एतबार था, सोमना न किया और मैं पेविन के साथ उनके घर चली गई। वहां इतना पहले से मौजूद था, वो हमें लेकर बाजार आया। वहां फूफी को एक वाकिफ के घर बिठा दिया और कहा कि तुम टांग से लंगड़ी हो, बाजार में रश है, वहां कहाँ चल सकती हो, मैं कुलसूम को अपने दोस्त की बीवी के साथ ले जाता हूँ, ये अपनी पसंद के जोड़े खरीद लेगी। फूफी बेचारी बानी थी, कांपती रह गई और अब्बा मुझे बाजार ले आया, चंद जोड़े दिलवाए, फिर इस औरत को जिसको वो दोस्त की बीवी कह रहा था घर भेज दिया कि फूफी को कहनो घर चली जाए, हमें खरीदारी में देर लगेगी। मैं कुलसूम को लेकर उनके घर जाऊँगा। बाजार में एक सफ़ेद रंग की वैगन तैयार खड़ी थी। अब्बा ने मुझे इसमें बिठाया, खुद आगे कहीं जाकर उतर गया और मैं इसमें बैठी रह गई। मैं समझी वो पानी पीने उतरा है, हसरत से बाप को ढूंढती रह गई। दरअसल उसने इन लोगों से 8 लाख रुपए खड़े किए और रकम जब में डालकर चला गया। फूफी जब गांव पहुंची तो रुपेट रही थी। अब्बा ने इसको समझा दिया था कि कहना कि कुलसूम मेरे घर आई और थोड़ी देर बाद ही बाहर चली गई, वो किसी के साथ भाग गई है, हर एक से यही कोहन और ना तेरी जान निकाल दूंगा। फूफी अतबा के डर से हर एक से यही कहती थी, वो किसी के साथ भाग गई है। भाई इस बात पर यकीन नहीं करते थे, मगर वो कुल्हाड़ी मारते तो किसको मारते। फूफी बेचारी बूढ़ी और अब घर पर था ही नहीं, न जाने किधर गायब था। अलिफादेर ससुराल वालों को भी कुछ कहना था। इस बार तलाक का केस आसान न था। वो उनसे कहते, अब्बा किसी काम से पेशावर गए थे, आ जाएं तो बात करते हैं। वो मजबूर खून के घूंट पीकर खामोश हो बैठे। अतबा कराची चला गया, वहां एक 16 साला बंगालन शेविकरी को खरीद कर इससे निकाह कर लिया और कराची में ही रहने लगा। इन दिनों कराची में बंगाली लड़कियों की खरीद और फरोख्त का कारोबार जोरों पर था, जिनको उनके दलाल बंगाल से स्मगल करके बर्दा फरोशी करते थे। वैगन वाले मुझे क्वेटा ले आए,
यहाँ पहाड़ी इलाके के आदमी ने मुझसे निकाह कर लिया। मैंने बहुत कहा कि मेरा निकाह हो चुका है और निकाह पर निकाह जायज़ नहीं, लेकिन उन लोगों को मेरी कोई बात समझ में ना आई। उन्होंने मुझे खरीदा था, 100 में उनकी बांधी थी। उधर मेरे बाप ने मेरे नए ससुराल वालों के साथ मिलकर थाने जाकर अपने कुछ मुखालिफों के नाम मेरे अगवा का पर्चा दर्ज करवा दिया। उधर मैं पहाड़ों में 6 साल कैद रही। इन दिनों का क्या हाल लिखूं कि ज़मीन कांप अलिफाट है। कैसे कैसे अजाब वहाँ ना है। हम बेशक अमीर ना थे, मगर थोड़ी सी जरी अराजी से इतना अनाज और रुपया आ जाता था कि पेट भर सुकून की रोटी खाकर सो जाते थे। मगर यहाँ तो जवार की सूखी रोटी के सिवा कुछ न था। बेआबो गया काले देव जैसे पहाड़। इन पहाड़ों में ऐसे लोग रहते थे जो बरसों नहीं नहाते थे, 6 माह में एक बार नहा लेते। उनके जिस्मों से ऐसी बाव आती थी कि मुझे उबकाई आ जाती थी। रफ्ता रफ्ता में उसकी आदी हो गई, क्योंकि मेरे जिससे भी अब वैसी ही बाव आती थी। मैं भी महीनों नहाने को तरसती थी। रूखी सूखी रोटी, प्याज और भिट्टू के दावदे की लस्सी से नवाले निगलते मेरे हल्क में छाले पड़ जाते थे। यहाँ कोई औरत बीमार हो जाती तो वो मर जाती, मगर इससे इलाज को ना ले जाते थे। यहाँ की जिंदगी कितनी कठिन थी। मैंने सोच लिया वापस जाने की उम्मीद बेकार है। अब यहीं जीना है और मरना है। अब्बा को बद्दुआएं देती थी, जिसने बुढ़ापे में नई दुल्हन का अरमान पूरा करने के लिए मुझे बेच दिया था। खादी चाहता है कि अनसनास की रहमतों से मायूस ना हो। 6 साल बाद जब मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, एक बार मुझे पहाड़ से शहर के अस्पताल जाने का मौका मिला, जहां मेरे शौहर की बीमार मां को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इसके गुर्दे का ऑपरेशन होना था। इत्तेफाक से मुझे नर्स से अकेले में बात करने का मौका मिल गया। मैंने इससे मनीत की कि तुम किसी तरह इस पते पर मेरे भाइयों को इत्तला करा दो, वो आकर मुझे यहाँ से ले जाएं। वो रहमदिल लड़की थी। उसने घर जाकर अपने बाप को बताया। इसका बाप इसी वक्त मेरे भाइयों के पास चला गया और मेरा पैगाम उनको दिया। वो इसके साथ शहर आए और फौरन डीसी साहिब से मिले। वो मीर इनकाहनामा भी साथ लाए थे। इस तरह उन्होंने मुझे बरामद कराकर मेरे भाइयों के हवाले किया और मुझे जालिमों के चुंगल से रिहाई दिलाई। अब्बा का पता चला कि वो कराची में एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके हैं। अब कौन उनका बाल बुरिका कर सकता था। ये एक मोजिज़ा ही था कि मैं दोबारा अपने घर वापस आ गई। जब मैं घर पहुंची, मेरी हालत बुरी थी। औरतें मुझे देखने आई थीं और अफसोस करती थीं। इनसे भाइयों ने यही कहा था कि ये शहर में बाजार के भीतर में गुम हो गई थी और वालदी से बिछड़कर रास्ता भूल गई थी। जिन लोगों से रास्ता पूछा वो खरकार थे, उसे उठाकर ले गए। ये उनके चुंगल में थी। फर्क यह था कि उन्होंने इससे जबरी मशक्कत नहीं ली, बल्कि खादमा बनाकर रखा। ये मामला मेरे भाइयों ने मेरे ससुराल में जाकर बताया। वो लोग मुझे देखने आए और मेरी हालत देखकर यकीन आ गया कि ये लोग गलत नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहने हमको मुआफ कर दिया। तलाक तो वो दे ही चुके थे और जिससे निकाह हुआ था उसने शादी भी कर ली थी। इसके बाद में भाई भाभियों के साथ रहने लगी। भतीजे भतीजियां मुझसे प्यार करने लगे। मुझको एक नई जिंदगी मिल गई। सत शुक्र कि मैं इन रिश्तों के दरमियान अपनों में हूँ। उनकी मौजूदगी में मैं खुद को तही दामन नहीं। आपा की सूरत लाखों में एक थी। किसी की शादी में इकबाल भाई ने देखा था, तभी से मन में बस लिया और अम्मी के पास रिश्ता भेजा। अम्मी को घर दामाद की जरूरत थी। हमारे वालिद साहब वफात पा चुके थे और भाई छूटे थे। घर में कोई मर्द मौजूद न था और हमें सहारे की जरूरत थी। हम माशी तौर पर खुद कफील थे। वालिद साहब 2 दुका नहीं और एक मकान छोड़ गए थे, जिनके किराए पर गुजर बिसर हो रही थी। इकबाल भाई भी अकेले थे। उनके वालिदैन वफात पा चुके थे। उनकी फूफी ने उन्हें पाला था और शादी भी उन्होंने करवाई। वो उम्मी की पुरानी वाकफकार थी। उन्होंने इकबाल भाई को समझाया कि अब तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरी अपनी औलाद मौजूद है, तुम अपना घर बसाओ। जब ये बात दुल्हा भाई की समझ में आई, उन्होंने घर दामाद बनना कबूल कर लिया, क्योंकि उनके ख्याल में ये हम बेसहारा लोगों के लिए नेकी थी। उन्होंने शादी के बाद मेरी माँ को हज भी करवाया। जब वो हज पर जा रही थी तो बहुत खुश थी। बीच है कि इतना अच्छा दामाद किस्मत वालों को मिलता है। मम्मी जान को अब मेरी फिक्र थी।
दूल्हा भाई के जाने वाले सऊदी अरब में थे। उन्होंने उम्मी जान को अपनी एक वाकिफ फैमिली से मिलवाया। इनका भांजा काशिफ बहुत अच्छा था और रोजगार के सिलसिले में वहां मुकीम था। हज के दौरान काशिफ ने उम्मी जान की बहुत खिदमत की और उनका दिल जीत लिया। अम्मी को भी वो बेटों जैसा लगा। उन्होंने काशिफ से वदा लिया कि जब तुम पाकिस्तान यूं तो मेरे पास जरूर आना। 6 माह बाद वो पाकिस्तान आया तो हमारे घर भी आया। मुझे ये देखकर हैरत हुई का इतना मालदार और आला तालीम याफ्ता इंसान किस कदर सादा और नेक दिल है। इसमें जरा भी बनावट नहीं थी। जब उम्मी जान ने अपनी मजबूरियां बताकर उसको दामाद बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो सोच में पड़ गया। अम्मी को मेरे रिश्ते की फिक्र दिन रात खाए जा रही थी। उसने वदा किया कि वो इस मामले में हमदर्दी से सोचेगा, लेकिन फैसला करने के लिए इसे थोड़ा सा वक्त चाहिए था। अम्मी इन दिनों बहुत मुस्तरब थी। चाहती थी कि किसी तरह काशिफ को राजी कर लें और वो निकाह करके ही जाए। वो हर तरह से इसका दिल मुट्ठी में लेना चाहती थी। काशिफ 15 रोज हमारे घर ठहरा। इस दौरान वालिदा ने इसकी ऐसी यूं भगत की कि मैं सोच भी ना सकती थी। माँ मेरी खातिर किसी की इतनी खुशामद कर सकती है। मैं समझती थी कि वो सिर्फ आपा से प्यार करती है। अम्मी एक जहां दीदा औरत थी। वो इस मामले को राज में रखना चाहती थी। अम्मी ने इकबाल भाई से इस बात को छिपा लिया और कश्यप से भी कहा कि अभी किसी से तज़किरा ना करे। 15 रोज बाद अम्मी ने काशिफ को फ़ोन किया। बेटा है, दिल की मर्ज़ा हूँ, मेरे ज़िंदगी का भरोसा नहीं। तुम जल्द मुझे बताओ कि तुमने क्या फ़ैसला किया है। मैं बीमार हूँ, मुझे ताख़ीर से परेशानी होगी। बेहतर है तुम हाँ नहीं जो भी कहना है अभी कह दो ताकि मैं उम्मीद में ना रहूं। मैं बेआसरा औरत हूँ, चाहती हूँ मरने से पहले जवान बेटी का बोझ कंधों से उतार दूं। अम्मी ने कुछ इस तरह रिक्कत से बात कही कि काशिफ को हाँ कहते ही बनी। इस वक्त लोहा गर्म था, चोट लगाने से काम बन गया। हमदर्दी के जज्बात से सरशार इस नौजवान ने एक मजबूर बेवा का दिल रख लिया। अम्मी ने इसे इतनी मोहलत भी ना दी कि वो अपने वालिदैन को आगाह कर सकता। अम्मी का ख्याल था उस तरह वो काशिफ की शादी में रुकावट डाल देंगे। अम्मी की काविशें रंग लाई, मेरी आनाफाना शादी हो गई। ये शादी सिगा राज में रही। वो जदा रवाना हो गए। 3 माह बाद आने का वदा करके अम्मी ने सुकून का सांस लिया। अब मैं सुहागन थी और मेरी माँ फूली नहीं समाती थी। वो बड़े फख्र से कहती कि मुझे दोनों दामाद ऐसे मिले हैं जो मेरे घर को अपना घर समझते हैं। माँ की बात दुरुस्त थी। इकबाल भाई ने अपनों को हमारी खातिर छोड़ दिया था और अब काशिफ भी अपने वालिदैन से कटे हुए थे। उम्मी जान ने एक बात अच्छी तरह मेरे जहन में बिठा दी थी कि ससुराल वालों को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराना, वरना वो तेरे मियाँ की कमाई लूट कर खा जाएंगे। मैं इन दिनों 17 बरस की थी। अक्ल से नहीं सोचती थी। जो माँ कहती मैं इस पर बना चून व चरा अमल करती थी। अम्मी जान ने मुझे सिखा दिया था कि सास ससुर के खुतूत शौहर तक ना पहुँचने देना। वो अगर रहने आ जाएं तो उनसे साथ सीधे मुंह बात ना करना, वरना वो तुम्हारे गिले पड़ जाएंगे। ठीक 3 माह बाद काशिफ जदा से लूटे। उन्होंने वालिदैन को बता दिया था कि वो शादी कर चुके हैं। वालिदैन की आरज़ू थी कि बेटे का सेहरा देखें, लेकिन पता चला कि बेटे ने उनको अपनी खुशी में शामिल किए बगैर ही ये काम कर लिया है तो सख्त आजुर्दा हुए। ताहम मुझे देखते ही उनकी तमाम आजुर्दगी ख़त्म हो गई। तभी उन्होंने मुझे ढेर सारी दुआएं दें और सोने के जेवरात भी दिए। मेरी सास की आरजू थी कि बेटे की अच्छी सी बड़ी बनात और धूमधाम से बहू को बया कर लाती। उन्होंने ये आरजू भी पूरी कर ली। मुझे खुद बाजार लेकर गेम और बहुत उम्दा जूड़े खरीद कर दिए, मिठाई बांटी, गरज अपनी खुशी पूरे की। मैं मानती हूँ कि मैं इन दिनों बहुत नादान थी। सास ससुर और उनके घर वालों का हसन सलूक भी मेरे दिल को मोम न कर सका। ज्यादा पढ़ी लिखी ना थी, जो माँ ने सिखा पढ़ा दिया वही मेरे दिल पर पत्थर की लकीर साबित हुआ। ससुराल में 15 दिन में शहजादियों की तरह रही, फिर हम जदा रवाना हो गए। जब मैं रोजाना होने लगी, सास मुझे गिले लगाकर रोने लगी। कहा, बेटी हमार अव्वल तुझसे लग गया था। तेरे आने से रौनक हो गई थी और तेरे जाने से हमारा घर सूना हो गया है। वहां जाकर खत लिखना, हमें भूल ना जाना। सास माँ की जगह होती है। उनके एहसासात को मैं ना समझ सकी, उनकी मोहब्बत को खुशामद जाना,
इनके इंसो है और दुआओं की कदर नहीं की। जदा में मेरे खावंद आला ओहदे पर फाइज थे। मैंने इतनी सहूलतें ख्वाब में भी ना देखी थी। मैं बहुत खुशकिस्मत थी, मेरी तकदीर खुल गई थी। काशिफ मेरा बहुत ख्याल करते थे। वो निजी खतूत घर के पते पर मंगवाते थे, लिहाजा मैं उनके वालिदैन के खतूत खोल कर पढ़ती और फाड़ देती। इनको ना बताती कि उनके वालिदैन आदास हैं या उनको कोई तकलीफ है। 10 साल हम जदा में रहे। हम 3 बार पाकिस्तान आए लेकिन मैं ससुराल ना गई। मैंने काशिफ को मजबूर किया कि वो मेरी वालिदा के पास ठहरें। अपने वालिदैन से मिलने वो 1-2 बार सरसरी तौर पर ही गए थे। अब मैं 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इनको भी मैं दधियाल न जाने देती थी। ये मेरी वालिदा की मंशा थी। उनका ख्याल था कि बच्चे दादा दादी से दूर रहें, वरना वो लोग बच्चों की मोहब्बत का बहाना बनाकर हमारे घर घने की कोशिश करेंगे। इंसान खता का पतला सही, लेकिन जब रौनत हद से बढ़ जाए तो खुदा की बेआवाज़ लाठी इसके सर पर लगत है, तब इसे होश आ जाता है कि दूसरे इंसानों के भी हुकूक होते हैं। सिख के दिन थोड़े होते हैं। मेरी बादशाही भी इस दिन ख़त्म हो गई जिस दिन का शफ की कार हादसे का शिकार हो गई और वो नागहानी इस जहान फानी से रुखसत हो गए। सारे चिराग यकलख्त गुल हो गए। मेरे 4 सवानद हीरा फैल गया। मैदान गैर में तन्हा और गैर महफूज हो गई। ऐसे बुरे वक्त हैं काशिफ के चंद दोस्त काम आए। उन्होंने मेरे और बच्चों के पाकिस्तान जाने का इंतज़ाम किया और जो रकम कंपनी ने दीनी थी वो भी उनकी भाग दौड़ की वजह से मुझको मिल गई। मैं जितने अरसे जदा में रही, हमेशा वालिदा और भाइयों को तोहफे तहाइफ और रकूम भिजवाती रहती थी। वालिदा का घर हक़्क़ता मेरे खावंद की कमाई से चलता था। अब मुझ पर बुरा वक्त आ गया तो मैंने मैके की तरफ देखना था। मेरी यूँ भगत हुई, भाइयों ने हाथों हाथ लिया और माँ ने भी पजीराई की। वो रकम जो कंपनी वालों ने अदा की थी वो तमाम वालिदा ने ले ली कि तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल जाएगा तो वो इस रकम के दावेदार बन जाएंगे, लिहाजा ये पैसा तुम मेरे नाम जमा करवा दो। रे तुम माँ ने बड़े बेटे के नाम जमा करवा दी। अब भाई मुझे हर माह कलील रकम बच्चों के खर्चे के लिए देते थे। बच्चे ऐश व आराम में पले थे, उन्होंने तंगी नहीं देखी थी। अब इनको ये दिन देखने पड़ रहे थे, वो छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरस रहे थे। मेरे सास और ससुर एक बार मिलने आए तो वालिदा ने बच्चों को आपा के पास भिजवा दिया और उनसे मुलाकात नहीं करवाए। खुद भी ना मिले और मुझे भी कहा कि ज़्यादा लिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं। जिसके साथ नाता था जब वही नहीं रहा है तो अब इन लोगों की कहाँ गुंजाइश है। वो सीधे सादे शरीफ लोग थे। मुझे से कहा, बहू हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हाजिर हैं, बिला तकल्लुफ़ बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। अम्मी ने मुझे बाद में समझाया कि ये तुम्हार अव्वल जीतने को ऐसा कह रहे हैं। इनको पता है कि तुमको कंपनी से काफ़ी पैसा मिला है, तुम अब लाखों की आसामी हो। अम्मी का कंट्रोल मेरे दिल और दिमाग में बचपन से था। माँ काबिल एहतराम हस्ती है। मुझे उनकी बुराई मकसूद नहीं, लेकिन कभी कभी यही हस्ती बड़ी जालिम हो जाती है। जब अपने बेटों की खातिर खुद गरज बन जाती है और बेटी का हक गसब कर लेती है। उम्मी बेटे के लिए ऊंचे घरों में रिश्ता तलाश कर रही थी ताकि उनको मजबूत सहारा मिल जाए। भाई सारा दिन उम्मी के साथ मेरी गाड़ी पर चले फिरते और मेरे बच्चे पैदल स्कूल जाते। मैं चुप थी, उफ तक नहीं कर सकती थी। माँ जैसा चाहती थी वैसा करती थी। उन्होंने एक खुशहाल घराने में बड़े भाई का शत्ता कर दिया। जेवर और बुरिसब मेरे पैसों से बनाया गया और दुल्हन का कमरा सजा दिया गया। घर की दोबारा तामीर भी करवाई। अच्छे घर वालों में रिश्ते हों तो खर्चे भी अच्छे करने पड़ते हैं। भाई की शादी पर माँ ने दिल खोल कर खर्चा किया, शानदार वलीमा दिया। मैं अपने बच्चों का हक मारे जाने पर मेहरबा लब थी। ये वो रकम थी जिससे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता था और माँ मुझे झूठी तसल्लियाँ थी कि हौसला रख, तेरी एक एक पाई चुका दूंगी, तेरे भाई जीते रहें, कमाकर तेरा कर्जा अदा कर देंगे। जब तेरे बच्चे जवान होंगे तो तेरे भाई इस लायक हो जाएंगे कि वो उनको पांव पर खड़ा करने में मदद कर। रुपया कच्ची मिट्टी के ढेले की तरह टूटता रहा। भाइयों ने घर ठीक कराया और 2 मकान जो किराए पर लगे हुए थे वो अब सिम में बांट लिए। मुझे वालिद और वालिदा की जायदाद से भी महरूम कर दिया गया। मैं और उम्मी बच्चों के साथ इसी पुराने घर में रहते रहे और भाई अपनी बीवियों के हमरा बड़े मकानों में पहले गए। वो आँख ओझल और पहाड़ ओझल।
जब वो अपने घरों में आबाद हो गए तो मुझे और माँ को भूल गए। मेरी रकम से उन्होंने अपनी जिंदगी संवारी, आसाइशें हासिल कर लें। इसके बाद मुड़कर भी नहीं देखा कि बहन और उसके यतीम बच्चे किस हाल में हैं। जब मेरे बेटा ओसैम 5वीं में था तो मैं कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो चुकी थी। पढ़ी लिखी ना थी कि कहीं मुलाजमत की कोशिश करती। माँ से कुछ कहती तो वो अपनी मजबूरी जाहिर करती। कभी बेटों को, कभी मुझे बुरा भला कहने लगती थी। वो खुद आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज थी। तमाम रुपया अपने बेटों को खुला बैठी थी। अब कोई रास्ता न था। उधर ये हाल कि मेरे के तालीमी अखराजात न होने की वजह से स्कूल से बाहर हो चुके थे। मैं कई बार भाइयों के पास गई। उन्होंने आई बाई शाई की और भाबेऊहे ने तो पानी तक का ना पूछा। भाई बोले, अभी हमारे हालात ठीक नहीं हैं। जब पैसे आएंगे लुटा देंगे। थक हार कर घर बैठ गई और अब फाकों की नौबत आ गई। जब बुरी तरह बेवगी के हालात में घर गई तो एक रोज ससुर साहिब का ख्याल आया। सास ससुर में बुराइयां तलाश करने की कोशिश की, कोई बुराई ना ढूंढ सकी। अब दिल की अदालत में मुजरिम बनी। उनका क्या कसूर था? वो तो मोहब्बत करते थे, मेरे बच्चों से प्यार करते थे, इनको गोद में लेने को तरसते थे, लेकिन मैंने ये क्या किया, उनकी औलाद को उनसे दावर रखा और बच्चों को उन्हें छूने तक नहीं दिया। ये कहाँ का इंसाफ है कि वालिदैन जो पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, जब बेटा जवान हो जाता है तो फिर वो अपने वालिदैन को भला देता है, कुल्ली तौर पर बीवी बच्चों का होकर रह जाता है। काश मैंने अपनी माँ की बातों को गिरा में न बांधा होता, अपने सास ससुर का ख्याल किया होता तो वो अपने पोते पोतियों के सर पर हाथ रखते। एक दिन मैं बाजार से गुजर रही थी। खुर्रम की दवाई नहीं थी कि अचानक सर साहिब क्लिनिक पर मिल गए। मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ आए और बोले, क्या बात है बहू, खैरियत तो है? खुर्रम बीमार है, इसकी दवा लेनी थी। कहते हुए मेरी आंखों में आंसू भर आए। वो भी मुझे रंजीदा देख आबदीदा हो गए। कहने लगे, ऑटो में डॉक्टर को दुखा देता हूँ। ये डॉक्टर मेरा बेटा बना हुआ है। उन्होंने पोते को गोद में उठा लिया। वो बुखार से फेंक रहा था। डॉक्टर को दुखाया, फिर कहा, बेटी नाराज ना होना, अगर कहो तो 2 मिनट के लिए घर चली। बच्चों की दादी उनके लिए बहुत आदास है। उनको देखने को हमारी आंखें तरसती रहती हैं। उन्होंने मेरे लिबास और बच्चों के नहीफ व नज़ार होने से हमारी खस्ता हाली का अंदाज़ा लगा लिया था। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठकर उनके घर चली गई। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मेरी सास ने कहा, बिस्मिल्लाह, खुदा तुम्हें सलामत रखे। आज मेरी आंखें रोशन हो गई हैं। तुम कैसे आ गई? यकीन नहीं आता। वो अपनी जगह से उठी और लपक कर मेरे बेटे को गोद में भरा, सीने से लगाया। प्यार करती जाती थी और रोती जाती थी। अपने मरहूम बेटे की औलाद में वो अपने बेटे की रूह को तलाश करती जाती थी। ये नज़ारा देखकर मैं रोने लगी। खुद को लानत मलामत करने लगे का मैंने उन लोगों पर कितना जुल्म किया है। इनको जालिम समझती थी, हालांकि खुद जालिम थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़ात की कुछ अहमियत है। मेरे बच्चों की किसी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और ये बेआसरा नहीं है। जिन भाइयों पर तकिया था वो तो साथ छोड़ गए, और जिनको अच्छा नहीं समझती थी वो कितने अच्छे निकले। गिरट गिरचा जवां साल बेटे की मौत ने उनकी कमर तोड़ दी थी, फिर भी मेरे बूढ़े सर मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कमर बस्ता हो गए। आज उनका साथ मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा नहीं था, बल्कि उन्होंने मेरी और बच्चों की भरपूर माली मदद की थी, और वो इज़्ज़त और तकरीम मुझे इस घर से मिली जो वाकई एक बहू का हक था। ये ख़ानदानी लोग थे, रुपए पैसे से ज़्यादा इज़्ज़त को जानते थे। उन्होंने मरहूम बेटे की औलाद को ये कहकर सीने से लगा लिया कि ये हमारा खून है, और मेरे सर पर चादर डाल दी कि ये हमारी बहू है और बेटी जैसी है। इस घराने की इस दासी के दम से है। मैं ससुराल में रहने लगी। इन लोगों का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी होती थी। मैं खुद को उनका मुजरिम समझती थी। इनको तकलीफ दी थी, उन्हें उनके बेटे से दूर रखा था, अपने बच्चों को जिनसे छुपाती थी वो तो उन पर जान फिदा करते थे। मेरा ये ख्याल भी गलत था कि उनको दौलत का लालच है, उनको किसी किस्म का लालच ना था। उन्होंने तो मुझसे पूछा तक नहीं कि मुझे जदा कंपनी से जो पैसा मिला वो कितना था और वो रकम कहाँ है।
बल्कि वो कहते थे कि बहू गम ना करो, दौलत चली गई तो कोई बात नहीं। दौलत आनी जानी चीज़ है, लेकिन रिश्ते दौलत से अफजल होते हैं। मैंने खुद उनको बता दिया कि वालिदा ने कंपनी से मिलने वाली रकम भाइयों को मांता दी और उन्होंने खियानत की। सर कहने लगे, बेटी गम ना करो, तुम्हारे भाइयों की जिंदगी में गई तो गोया तुमने माँ की खिदमत की और तुम जन्नत की हकदार हो गई। मेरे पोतों पोतियों के लिए हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अब मुझे पता चला कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। वो वाकई फरिश्ता सिफत थे। मैंने अब जाना कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला, और मैं कितनी बदनसीब थी जो इतने अरसे ऐसे लोगों से दावर रही। अब समझ में आया कि सास ससुर भी बाप की तरह होते हैं और नेकी का फल जरूर मिलता है। अच्छाई रायगा नहीं जाती, जबकि बुराई इंसान को नफरत के पाताल में ऐसे फेंकती है कि आदमी दूसरों को फना करने की चाह में खुद ही फना हो जाता है। हमें माँ बाप की कदर करने के साथ साथ सास ससुर की भी कदर करना चाहिए। आज मेरे बच्चे तालीम याफ्ता और अच्छे मकाम पर हैं तो मेरे सास ससुर के दम से, वरना मैंने तो उनकी बर्बादी में कोई कसर ना छोड़ी थी। जिमिला कॉलेज के ज़माने से समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेती थी। हर किस्म के मुकाबलों में ओला थी। एक दफ़ा इसने कॉलेज में ड्रामे में हिस्सा लिया और नौकरानी का किरदार अदा किया और ड्रामे को बदल कर रख दिया। वो मेरी क्लास फेलो थी और मैं ही प्यार से उसे जिमिला कहती थी। इसका असल नाम गिल जमाल था। पहले वो एक अल्हड़ मटियार ऐसी थी, अब संजीदा हो गई। वो अब गरीबों के मसाइल पर हमदर्दी से गौर करने लगी थी। उन्हीं दिनों उसके वालिद, जो एक सहाफ़ी थे, के पास एक मुतवस्सित घराने का नौजवान आया और इल्तिजा की मेरी कहीं सिफारिश कर दें ताकि मुझको मुलाजमत रोज़गार मुयस्सर आ जाए। इसका नाम अयाज था। वो एक लायक लड़का था, लेकिन सिफारिश रिश्वत न होने की सूरत में मुलाजमत के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था, हालांकि वो एक इंजीनियर था। जिमिला को इल्म था कि ये पोजीशन होल्डर और गोल्ड मेडलिस्ट है। इसका दिल बहुत कड़ा। अयाज दरअसल उनके पुराने महल्ले का रहायशी था। उनका और इजमाला के वालिद का मकान आमने सामने था। फिर ये लोग मकान बेच कर पोश इलाके में आ गए थे, लेकिन अयाज के वालिद अभी तक वहाँ ही मुकीम थे। अयाज को ये सभी बचपन से जानते थे। ख़ास तौर पर जिमिला के दिल में उसकी कदर व मंजिलत यूँ भी थी कि जब वो अवाइल उम्र में उनके यहाँ जाती थी तो अयाज निहायत अदब और इज़्ज़त से पेश आता था। यूँ उसका एक अच्छा इमेज जिमिला के दिल में बन गया था। अयाज ने उनके घर कई चक्कर लगाए। गिल जमाल के वालिद ने नौकरी दिलवाने का वदा तो कर लिया, मगर वो निहायत मसरूफ़ आदमी थे। कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद और कभी कराची। वो अरबाब इक़्तिदार के साथ सफ़र में होते और अक्सर बैरून मुल्क चले जाते थे। 2-3 बार अयाज आया तो जिमिल्ला ने अपने अबू से कहा, बाबा जान, आप इस बेचारे की तरफ तवज्जो करें। अगर इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें सवाब होगा। आप अपने कलम से इतना कुछ मुआशरे के बारे में लिखते हैं, तो फिर अयाज की मदद क्यों नहीं करते? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इसको साफ जवाब दे दीजिए। इसके वालिद हैरान बेटी के आगे लाजवाब से हो गए और बोले, तुम ठीक कहती हो, मुझसे भी कोताही हो गई है, लेकिन अब मैं ज़रूर अयाज के लिए किसी से कहूँगा। बस जब मैं इस्लामाबाद जाऊँ तुम ज़रा मुझको याद करा देना। गिल जमाल ने ऐसा ही किया और अयाज को एक निकदर सहाफ़ी के तवस्सुत से नौकरी मिल गई। अयाज शुक्रिया अदा करने आया, मिठाई भी लाया, लेकिन गिल जमाल को अफसोस था कि एक पोजीशन होल्डर को मामूली नौकरी के लिए उनके दर के कितने चक्कर काटने पड़े। इसने फैसला कर लिया कि वो इस नौजवान से शादी करके इसको ऊंचे मकाम तक पहुंचा देगी। अपनी माँ से इस इरादे का इजहार भी कर दिया, लेकिन जब माँ ने उसके वालिद को आगाह किया तो वो इस अमल पर राजी न थे, क्योंकि अयाज और उनके बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ताहम गिल जमाल एक तालीम याफ्ता लड़की थी और बाप ने उसको इजहार राय का हक भी दिया था, तो इसने अपने वालिद को अयाज की मेहनत और ईमानदारी के औसाफ बताकर यकीन दिलाया कि अगर इस नौजवान को मौक़े मिले तो वो मुआशरे में आला मकाम ज़रूर हासिल कर लेगा। चूँकि इन बातों को मौसूफ समझते थे और हमेशा उनका प्रचार भी करते रहते थे, लिहाजा बेटी को नहीं झुठला सके और उसके दलाइल मान लिए। यूं अयाज और गिल जमाल की शादी हो गई। ताहम ये फैसला गिल जमाल का अपना ही था, जिसे ना चाहते हुए भी इसके वालिदैन ने रद्द नहीं किया कि गिल जमाल एक बड़े से घर से निकलकर 4 मरले के छोटे से घर में आ गए।
वो एक समझदार और किफ़ायत-शेयर बीवी साबित हुई, कम तनख्वाह में भी आसानी से गुजारा कर लेती थी। कभी ज़बान पर अपने शौहर की कम आमदनी का शको ना लाए, दोनों के चेहरों पर तमानियत और मुस्कुराहट रहती थी क्योंकि वो दिल से ज़िंदगी की हकीकतों को तस्लीम करते थे और अपने रब के शुक्रगुजार थे। 2 साल हंसी खुशी और पलक झपकते में गुजर गए। कभी जिमिला ने वालिदैन से हालात का शको नहीं किया। वो जब उनसे मिलने आती, हंसती मुस्कराती हुई आती थी। बेटी को खुश पाकर वालिदैन भी परसुकून और मुतमईन थे। अयाज की मुलाजमत फैक्ट्री एरिया के पास एक महकमे में थी। वो रोज़ सुबह सवेरे ऑफिस जाता था और 5 बजे के करीब घर लौट आता था। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। गिल जमाल सालगिरह मनाने की तैयारी कर रही थी। उसने शौहर से दोपहर को जल्द आने का कहा था। वो अयाज के इंतज़ार में थी कि पड़ोसन के घर से आवाज़ आए, जमाल बहन आपका फ़ोन है, आकर सुन जाइए। वो समझ गई अयाज होगा। दौड़ी गई और जब फ़ोन उठाया तो इसके वालिद बोल रहे थे, अयाज को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो आज घर ना आ सकेगा, लिहाजा तुम परेशान मत होना। इंशाअल्लाह कल परसों तक ज़मानत हो जाएगी। ये खबर किसी जानलेवा हादसे से कम नहीं थी। शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। जाने इस घर को किसकी नज़र लग गई। वो तो पहले ही अयाज से शादी के खिलाफ थे, ऊपर से ये एक नई उफ्ताद पड़ गई जिससे गिल जमाल की अपनी नेक नामी पर हर्फ आ रहा था। बहरहाल मामला झूठा था आ सच्चा, सामना तो करना था। जमानत हो गई लेकिन अयाज की नौकरी जाती रही। इसका कहना था कि किसी बदखा ने गलत केस में फंसाया है, जबकि इसने रिश्वत नहीं ली। ताहम फी ज़माना ऐसी बातों को कौन सुनता है, जबकि चार जानिब रिश्वत का बाजार गर्म हो। आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात ख़राब होते चले गए। शायद सितारा गर्दिश में था कि नाकामी अयाज का मुकद्दर बन गई थी। कई जगह काम ढूंढने के बावजूद हर शाम खाली हाथ और मायूस लूटना भी किसी सज़ा से कम नहीं था। ऊपर से रिश्वत का मुकदमा कायम था। एक दिन अयाज थका हारा तलाश माश की मुसीबत भगत कर घर लूटा ही था कि गुल जमाल नसीहत करने बैठ गई तो इसने चढ़कर कहा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। जब भी मैं थका हारा आता हूँ तुम नसीहतें लेकर बैठ जाती हो। मीर अदल चाहता है कि दरिया में कूद जाऊं। गिल जमाल तो इसको हौसला देना चाहती थी मगर हौसला हारते देखकर रोने बैठ गई। तभी अयाज ने कहा, तुम तो छोटी छोटी सी बातों पर रोने बैठ जाती हो। हालात हमेशा एक से नहीं रहते। कभी तो मुझे रोजगार मिलेगा, चुल्लू आलू खाना खाते हैं। वो बोली, मुझे भूख नहीं है। ओ इतना भी क्या गुस्सा, अच्छा बताओ क्या कहना चाहती थी। तब वो कहने लगी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कोई काम काज कर लूँ। बेकार घर बैठने से तो बेहतर है कि कोई काम कर लिया जाए जिससे गुर्बत कम हो। मसलन कौन सा काम? पड़ोसन ने बताया है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। गर्म शालों की फैक्ट्रियों में मेहनतकश औरतों की ज़रूरत है जो घर बैठकर गर्म शालों पर हाथ से सिलाई कढ़ाई और शीशे लगाने का काम करती हैं। इन औरतों से हसब मंशा कढ़ाई कराने के लिए ऐसी ख़वातीन दरकार होती हैं जो पढ़ी लिखी हों और डिज़ाइन की सूझबूझ रखती हों। ये औरतें उनकी निगरानी में बेहतर काम कर सकती हैं। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो आमदनी का ज़रिया हो सकेगा। आखिर मैंने भी तो ड्रेस डिज़ाइनिंग पढ़ी है। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे एक मर्द अपना घर चलाने में इतना कमज़ोर है कि औरत मारी मारी फुर्ती है। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जब मैं ये काम करते हुए आर महसूस नहीं कर रही तो लोग जो कहीं परवाह नहीं करनी चाहिए। अयाज ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मेरी यही मर्जी है क्योंकि मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। इन पर औरत भी अपने घर चलाने के लिए अपने मर्दों की मुआविन साबित होती हैं, जबकि मैं तो एक पढ़ी लिखी औरत हूँ। गुल जमाल दूसरे रोज़ पड़ोसन के पास गई जो उनके हालात से वाकिफ़ थी। इसका शौहर मलबूसात की फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। वो इसके तवस्सुत से फैक्ट्री के मालिक से मिले। उसने कहा, आपको इस काम का कोई तजर्बा नहीं है, लिहाजा एक माँ आपको तजुर्बे के तौर पर काम करना होगा और तनख्वाह के बगैर। अलबत्ता अब अगर हमारे मेयार पर पूरी उतरे तो हम आपको माकूल मुआवजा देंगे। यह सुनकर जमीला को बड़ी मायूसी हुई, ताहम उसने एक माह बगैर मुआवजा काम की हामी भर ली क्योंकि तजुर्बे के बगैर ज़िंदगी में आगे बढ़ना कोई आसान बात नहीं। अब वो रोज़ सुबह फैक्ट्री जाती,
पहले रोज तो वो इतनी औरतों को काम करते देखकर हैरान रह गए। फैक्ट्री वर्कर्स से मुलाकात की, इनको काम समझाया। इसका काम यह था कि वो वहाँ शालें और धागे वगैरह औरतों को देती और नमूने बताती। थोड़ा सा काम अपने हाथ से करके दिखाती और जब उनके काम से मुतमईन हो जाती तो उन औरतों को काम घर ले जाने की इजाज़त मिल जाती। इसकी निगरानी में 50 ऊर्त दे दी गईं और कढ़ाई के डिज़ाइन भी इसे दे दिए गए। बड़ी सूझबूझ से इसने औरतों को नमूने समझाए, कलर स्कीम बताई, चूंकि वो फाइन आर्ट की तालबा रही थी और कढ़ाई वगैरह भी जानती थी। बस उसके नमूने पसंद किए गए और 1 माह बाद जब औरतें मसनूआत तैयार करके लाईं तो सबसे अच्छा काम उसकी निगरानी में हुआ था। इस 1 माह में उसने इन औरतों के घरों पर वक्तन फ़वक्तन जाकर काम की निगरानी भी की थी। इतने खूबसूरत नमूने देखकर मालिक फैक्ट्री अश कर उठा और उसने गुल जमाल को माकूल मुआवजे पर रख लिया। यूं बहुत जल्द माशी हालात संभलने लगे। इस दौरान कभी अपने वालिदैन से जाकर तंगदस्ती कार वो ना नहीं रोया और नादी की दरख्वास्त की, क्योंकि इसका पन्ना फैसला तला वालिदैन से शौहर के खिलाफ एक हर्फ भी सुना नहीं चाहती। यही कि एक रोज़ गिल जिमुल को पता चला कि फैक्ट्री में कुछ मशीनें बैन पड़ी हैं। मालिक से सवाल किया, सर ये क्यों बंद पड़ी हैं? शेख साहिब ने कहा, बेटी ये मशीनें हमने बाहर से मंगवाई थी, इनमें कुछ नकाइस हैं, लेकिन ठीक करने के लिए हमको आदमी भी बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, इसीलिए बंद पड़ी है। घर आकर उसने अयाज से तज़किरा किया। वो कहने लगा, शेख साहिब से कहो कि मुझे अपनी ख़राब मशीनें दिखाएं। अगले दिन वो अयाज को लेकर गए। अयाज वो कैटलॉग बक्स जो मशीनों के हमरा आती थी उठला या और उनका अच्छी तरह मुताला किया। पता चला कि इनमें मामूली नकाइस हैं जो थोड़ी सी तवज्जो से दुरुस्त हो सकते हैं। उसने ये काम भी सीखा हुआ था। बस वो एक वाकिफ कारमरा को ले आया जो इसका उस्ताद भी था। दोनों ने भरपूर तवज्जो से मशीनों के नकाइस दूर कर दिए और वो चलना शुरू हो गईं। खुश होकर शेख साहिब ने गुल जमाल को फैक्ट्री का शोबा ख़वातीन सपरदार कर दिया और सबका निगरां बना दिया, साथ मुआवजे में मज़ीद इजाफा कर दिया। इंसान लगन से काम करे तो ज़रूर कामयाब हो जाता है। अब वो फैक्ट्री की एक अहम रुकन थी, क्योंकि शेख साहिब को इसकी तवज्जो के बाइस ज़्यादा मुनाफा मिल रहा था। उन्होंने फैक्ट्री की तरफ से उसे गाड़ी दे दी थी। जब वो कार पर फैक्ट्री जाती तो अपनी कामयाबी को दिल से महसूस करती। इसने अपनी पहली तनख्वाह अयाज को लाकर दी तो वो बोला, तुम अपने पास रखो, तुमने ये रुपए बड़ी मेहनत से कमाए हैं। वो कहने लगी, जब तुम कमाते थे तो तनख्वाह मेरे हाथ पर रख दिया करते थे। आज मैं लाई हूं तो तुम क्यों लेने से एतराज़ कर रहे हो? खुशी से लो, जैसे मैं लेती थी। तुम पहले भी घर चलाती थी, अब भी चलाओ और ये समझो कि मेरी तरफ से हैं। 1 साल बाद उन्होंने पुराना महल्ला छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए जो अच्छे इलाके में था। यूं वक्त गुजरता गया और जमाल कामयाबियों की मंजिलें तय करती चली गई। ये फैक्ट्री दूसरे सूबों में भी चल रही थी और चारों सूबों में उसके काम की तारीफ थी। माल बैरून मुल्क जाने लगा था, जिससे गुल जमाल की बैरून मुल्क भी पहचान हो गई। वो कई बार फैक्ट्री की तरफ से बैरून मुल्क गई और उसका माल पाकिस्तान की पहचान बन गया। इस दौरान अयाज रिश्वत के इल्ज़ाम से बुरी हो गया। ये दिन बहुत खुशगवार था। इसको 3 साल की रुकी हुई तनख्वाह भी मिल गई और नौकरी भी बहाल हो गई, लेकिन गुल जमाल ने इसको नौकरी छोड़कर अपना काम करने का मशवरा दिया, क्योंकि इसके पास इंजीनियर नग की डिग्री थी। अयाज ने अपना पुराना घर फरोख्त कर दिया और जो तुम दफ्तर से मिली थी, इसको बैंक में जमा करा दिया। गुल जमाल का असर और रसूख काम आया और अयाज को कारोबार के लिए बैंक लोन मिल गया। उन्होंने शेख साहिब की फैक्ट्री के 2 सूबों के टेंडर भरे और तामीर की दुनिया में कामयाब हो गए। उनका कारोबार हजम गया। शेख साहिब की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी थी। अब सारा काम गुल जमाल ही संभालती थी। उन्होंने अयाज को नई गाड़ी का तोहफा दिया। तब एक सहाफ़ी ने सवाल किया, आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो अयाज ने बिला झिझक कहा, मेरी बीवी का। मगर गुल जमाल ने फ़ौरन कहा कि हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ अयाज का है, क्योंकि अगर मेरे शौहर मुझे घर से बाहर कदम निकालने की इजाज़त ना देते तो मैं आज इस मकाम पर ना होती। मैं ड्यूटी से वापस आ रही थी कि अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी।
मैंने तवज्जो ना दी, लेकिन जब कदमों की चाप मुसलसल आती रही तो समझ गई कि कोई है जो मेरे पीछे कुछ फासले से चला आ रहा है। अगले दिन भी जब बस से उतरी तो वो मेरे पीछे उतर पड़ा और आज भी इसके कदमों की चाप मुसलसल मेरा पीछा करती रही। सुबह शाम जब ये यही होने लगा तो मैं घबरा गई। मेरे हालात ऐसे थे कि मुलाजमत नागुज़ीर हो गई थी, वरना मैं घर की ठंडी चूहे से कभी बाहर ना निकलती। बस की खिड़की से सर टकाकर सोचती कि आखिर क्यों कर पीछा करने वालों और उनकी घूरने वाली निगाहों से बच सकती हूँ। अपनी मंजिल आ गई, दिल खुश हुआ कि अब इस लोफर से जान छूटी। जो नहीं सड़क पर आई से पीछे आते देखा तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तभी ताव में आकर मैंने दो चार सुना दे। इसी वक्त कुछ लोग पास से गुजर रहे थे। वो समझे कि शायद इस शख्स ने मुझे छेड़ा है। वो इसकी मरम्मत की खातिर आगे बढ़े, तभी वो नौजवान गेबर अलिफ गया। उसने कहा, बखुदा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने रास्ते जा रहा था। जाने उनको क्या गलत फहमी हुई है। एक ने मुझसे पूछा, क्या इसने आपको छेड़ा है? नहीं, छेड़ा तो नहीं, लेकिन ये मेरा पीछा तो करता है। मैंने बताया, मैं इनका पीछा नहीं कर रहा, ये मेरे घर का रास्ता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्या अपने घर जाना भी कोई जुर्म है? वो नजल होकर बोला। मैंने तो फिर मुड़कर नहीं देखा कि लोगों ने इसकी क्या दुर्गत बनाए। मैं तेज तेज कदम उठाती अपनी राहोली थी, अलबत्ता शोर मेरे कानों में ताक़ुब करता रहा। घर पहुंची तो परेशान और थकी हुई लग रही थी। शाम से रात हो गई, मैं अफसुर्दगी के गिरदाब से ना निकल सकी। अगले दिन ड्यूटी पर जाने के लिए बस स्टॉप पर आई तो वो फिर मिला, लेकिन आज उसके चेहरे की चमक बिल्कुल मानिंद थी। उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर नज़रें झुका लें। मैं समझ गई कि वो वाकई हमारे कुर्ब वजवार में रहता है और मैंने गलत फहमी में ये समझ लिया कि वो मेरे ताक़ुब में आता है। असल में यही बात सही थी कि वो अपने घर जाकर रहा होता था। इस वक्त इसके चेहरे पर जो तासुरात थे, मैं उन्हें कोई नाम नहीं दे सकी। मैं खुद को मुजरिम समझ रही थी। इसकी तस्वीर मेरी आंखों में रह गई। इसकी आंखों में शको था, बेबसी थी, लेकिन नफरत नहीं थी। फैक्ट्री आकर मैं ड्यूटी सही तरह से अंजाम ना दे सकी और 1000 कोशिश के बावजूद इसे जहन से ना निकाल सकी। गिरचा इसके लिए मैं कोई नरम गोशा अपने दिल में ना रखती थी, लेकिन इसके बारे में सोचती ज़रूर थी। काश मैं उजलत में इस पर ना बरसती तो आज मेरे दिल में इतनी कसक ना होती। इस कैफियत से छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका था कि मैं इससे मुआफ़ी मांग लूँ। मुझे इल्म हो चुका था कि वो लोग इस इलाके में नए आए थे और उनका घर भी हमसे ज़्यादा दूर न था, मगर कौन सा घर था ये मालूम न था। रोज़ इरादा करती थी इससे बात करूंगी, मगर न कर पाती। स्टॉप पर काफ़ी रश होता था। सवाल जवाब तो दरकनार, उसकी तरफ देखना मुश्किल हो जाता था। 2 माह गुजर गए। रफ्ता रफ्ता इससे बात करने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई। मेरे दिल का सुकून और रातों की नींद बर्बाद हो गई, लेकिन मैं इससे बात करने और मुआफ़ी मांगने की जुर्रत न कर सकी। वो रोज़ ही बस स्टॉप पर नज़र आ जाता था, फिर इसे कैसे फरमोश कर सकती थी। एक रोज़ जब शदीद गर्मी थी और बस स्टॉप पर रश कम था, इकट्ठ का लोग थे, वो भी वहाँ मौसम की शिद्दत से बेनियाज पसीने में शराबूर खड़ा था। अचानक आंधी चली और मिट्टी भरी हुआ से मेरी आंखें बंद हो गई। तभी मेरे हाथ से कुछ कागजात निकलकर सड़क पर अलिफाड़ने लगे। वो बेइख्तियार उनको पकड़ने को दौड़ा। इसे इस बात की भी परवाह न थी कि सामने से बस आ रही है। कागज पकड़कर वो हाँफता हुआ वापस आया और मेरे सामने कर दिए। मैं हैरत से इसे तकने लगी। इसके खुश्क लबों ने 2-1 बार जुम्बिश की, लेकिन कोई आवाज़ ना निकली। मैं मुंतज़िर ही रही कि वो कोई सवाल करे तो मैं जवाब दूं। तभी बस आ गई। मुझे आज बस का जल्द आना खल रहा था। हम बस में चले। जगह ना थी, सिर्फ 2 नशिस्तों वाली एक सीट खाली थैली थी। मैं नशिस्त पर बैठ गई, लेकिन वो खड़ा रहा। तब मैंने कहा, अब भी बैठ जाए, यहाँ जगह खाली है। इसकी हैरत दीदनी थी, जैसे मैंने अनहोनी बात कह दी हो। ताहम वो मेरे बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गया। बस मुसाफिरों से खिंचाखच भरी हुई थी। किसी की परवाह किए बगैर उसने मुझसे सवाल किया, आपका नाम क्या है? मुझे एहसास हुआ कि सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं। तभी दिल की आवाज़ का गला घूंटकर मैंने मुनाफ़क़त इख्तियार कर ली और बरमान कर कहा, मेरा नाम जो भी है,
इससे आपको क्या? आप किस लिए पूछ रहे हैं? मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए आपका नाम जानना चाहता हूँ। अपने काम से काम रखिए। मैंने जरा बुलंद आवाज में कहा तो लोग हमारी तरफ देखने लगे। तभी इसका रंग अलिफड़ गया। एहसास शर्मिंदगी से इसके माथे पर नमी आ गई और कुछ ही देर में ये नमी इसकी आंखों से आंसू बनकर टपक पड़े। इसी वक्त बस रुकी और वो उतर गया। मेरा जी चाहा मैं इसके साथ ही उतर जाऊं, इसका बाजू थामकर मुआफी मांग लो, लेकिन लोगों के खौफ से ऐसा ना कर सकी। रास्ता कटना मुश्किल हो गया। दिल पर मनोबोझ पड़ गया। सांस भी लेना शवार हुआ। इन दिनों में कोई एक लम्हा भी ऐसा न था जब उसका ख्याल मेरे साथ न था। सोच सोच कर मैं हलकान हो गई थी। मैं इसका नाम न जानती थी, लिहाजा इसके मुतालिक किसी से पूछ भी ना सकती थी। किसी से पूछती भी तो क्या? एक अजनबी के लिए मेरा बुरा हाल हो गया। वो अजनबी और उसका कुर्ब मुझे पहले बरलगा, और अब उसकी गैर हाजिरी भी मुझे बहुत बुरी तरह खिल रही थी। एक रोज मैं दफ्तर जाने के लिए बस में सवार हुई। सीट पर बैठी हुई थी कि वो मुझे नजर आ गया अपने दोस्तों के साथ। दिल इसे देखकर जी उठा। जोर से इसे पुकार कर अपनी तरफ बुलाना चाहा तो लोगों का समंदर बीच में आ गया। दोस्त बातें कर रहे थे और वो चुप था। इसके होठों पर मेहर लगी हुई थी। बेदिली से इधर अलिफादेर देख रहा था, जैसे इसे उनकी बातों से कोई दिलचस्पी ना हो। तभी जो नहीं उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो उल्टे कदमों बस से उतर गया। इतने दिन से जिनका इंतजार था वो मुझे देखते ही पलट गया था। अचानक ही मेरे जहन ने सोचा, क्यों ना उन लड़कों से ही इसके बारे में पूछूं। तभी मैंने इनमें से एक से कहा कि वो मेरा कजिन था, लेकिन वो क्यों उतर गया है? एक ने बेख्तियार कहा, कौन? वो जुआ भी उतरा है, आफाक। दूसरा बोला, हाँ वही। मैंने सुकून का सांस लिया। मुझे इसका नाम मालूम हो चुका था। मैंने कहा, आप इस तक मेरा मैसेज पहुंचा देंगे? मुझे इससे ज़रूरी बात कहनी है। बल्कि ऐसा करे, मुझे इसके घर तक ले चलिए। मैं उनका घर भूल गई हूँ। क्यों नहीं बाजी, उनमें से एक लड़के ने कहा। जब मैं अपनी मंजिल पर उतरी तो उनमें से एक लड़का, जिसका नाम रशीद था, मेरे साथ ही उतर गया और मेरे आगे आगे चलने लगा। जब हम इसके घर पहुंचे तो इसकी बहन ने हमारा इस्तकबाल किया। सर्दियों का मौसम था। वो धूप में चारपाई पर लेटा था और उसने अपना बाजू मुंह पर रखा हुआ था। मैंने पास जाकर उसे पुकारा, आफाक। इसने आंखें खोलकर मुझे देखा और फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगा। मैं तुमको मनाने आई हूँ, तुमसे मुआफ़ी मांगने आई हो, और ये बताने आई हूँ कि तुमको मेरी उम्मी जान ने बुलवाया है। इसकी हैरतज़दा आंखों में बहुत वीरानी भरी थी। मैं खुद को इसकी जिम्मेदारी समझने लगी। मैंने कहा, आफाक, पहले दिन मुझे गलत फहमी हुई थी। मैं समझती थी कि तुम शायद गलत किस्म के लड़के हो। दूसरी बार लोगों से डर कर मैंने ऐसा कह दिया। लोग हमें घोर रहे थे, इसलिए मुझे मुआफ़ कर दो। दरअसल मैं खुद तुमसे बात करना चाहती थी, मुआफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन जब लोग मुतवज्जे हो गए तो मैं शर्मसार हो गई। कोई बात नहीं, लोगों ने तुम्हारी खातिर मेरी बेइज्जती की, मगर मैंने इसे अपनी इज्जत अफजाई समझा, क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैं तुम्हारी निगरानी ज़रूर करता रहा हूँ। जानती हो क्यों? तुम्हारे महल्ले के 2-3 नौजवान जो आवारा मिजाज हैं और जानते हैं कि तुम एक बीवाह की बेटी हो, मजबूर घर से निकलती हो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है कि जिसका उनको खौफ होता। एक रोज वो महल्ले की चौक में खड़े तुम्हें सताने और तुम्हारा पीछा करने का प्लान बना रहे थे। मैंने इनकी बातें सुने तो उनको टूका। वो खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे वालिद साहिब पुलिस में हैं, ताहम वो बाज नहीं आ सकते थे। इनमें से एक हर रोज बारी बारी तुम्हारा पीछा करता था। मैं भी इसी बस में जानबूझकर सवार हो जाता था जिसमें तुमको जाना होता था। ये बस बिल्कुल मेरे दफ्तर के सामने रखती है, लिहाजा मैं बाइक पर जाने की बजाय बस पर जाने लगा, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुमने उन्हीं लोगों के सामने मेरी एहानत कराई, मगर तुम भी सच्ची थी। आफाक की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या वाकई इसने मुझे गुंडों से बचाने के लिए अतनात के बर्दाश्त किया है? मेरे दिल में उसकी कदर और मंजिलत और बढ़ गई। इंसान की नीयत का अक्स इसके चेहरे पर होता है। मेरा जी चाहा कि इसके कदमों में बैठ जाऊं।
मेरी आंखों से आंसू छलक गए। इसकी बहन हमारे लिए चाय ले आई थी। इसने अपनी बहन से मेरा तारुफ इस तरह कराया। उनका नाम फरीदा है। ये मेरे ऑफिस में काम करती हैं। इनकी उम्मी जान से मलवा को फिर तुम भी तैयार हो जाओ। हम दोनों उनको घर छोड़ने जाएंगे। मैं यहाँ 2 घड़ी को आई थी, मगर मुझे यहाँ इतनी इज्जत मिली कि जी चाहा हमेशा के लिए यहाँ ही रह जाऊं। आफाक और नजमा मुझे घर छोड़ने आए, उम्मी से मिले। अम्मी को आफाक बहुत अच्छा लगा। उन्होंने नजमा से कहा, मैं तुम्हारी उम्मी से मिलना चाहती हूँ। मैं उनको भी आपके पास ले रूहेगी। नजमा ने जवाब दिया। इसके बाद मेरे सर से बोझ उतर गया। आफाक मुझसे नाराज नहीं था। इसने मुझे मुआफ कर दिया था। वो मुझसे नफरत नहीं करता था, दिल ही दिल में मुझे चाहता था। इस वाक़े के बाद आफाक की वालिदा ने मुझे बहू बनाने का फैसला कर लिया। एक रोज़ वो रिश्ता तलब करने आए। वो खुशहाल लोग थे, जबकि मैं एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी। फिर भी उन्होंने इस फ़र्क को नहीं देखा। मैं बहुत खुश हुई और मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। खुदा का शुक्र है कि मेरी किस्मत में एक अच्छे इंसान का इंतखाब लिखा गया था और एक नेक नौजवान ने मुझे पसंद किया था। मेरी वालिदा ने भी अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद इस रिश्ते को कबूल किया। मेरी उम्मी जान सख्त मिजाज ज़रूर थी, मगर नादान नहीं। वो महल्ले के लोगों को खूब अच्छी तरह से जानती थी। इनमें फिरासत थी। तभी उन्होंने आफाक को देखते ही पसंद कर लिया था। यूं आफाक की शादी मुझसे हो गई। मैं खुशकिस्मत हूं कि एक नेक इंसान और शरीफ घराने की बहू बनकर खानदानी लोगों में आ गई। उन्होंने मुझे इज्जत दी, वरना गलत इंतखाब से मेरी जिंदगी तबाह भी हो सकती थी।